नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। अगर आप भी शादी की सालगिरह रात में मनाते हैं, अगर आप भी अपना जन्मदिन रात में मनाते हैं, अगर आप भी रात 12 बजे ही केक काटते हैं, तो हो जाएं सावधान और ध्यान से देखें कालचक्र। देखिए, हम सबके जीवन में जब खुशियां आती है, चाहे बर्थडे हो, चाहे एनिवर्सरी हो या कई और भी ऐसे ओकेजन आते हैं, तो हम केक काटकर उसको सेलिब्रेट करते हैं। और कहीं ना कहीं आप भारत देश में भी आप देखिएगा, घर घर में ये एक आप जो भी कह सकते हैं कि लोग अपनी खुशियों का इजहार केक काट कर करते हैं। लेकिन मुझे लगता है आज हमारे दर्शकों के लिए शो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ चीजें हमारी लाइफ में ऐसी होती है जिसके बारे में हम अवेयर नहीं होते हैं। आज पंडित जी आपको बहुत खास जानकारी देंगे, क्योंकि खुशियां सेलिब्रेट करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन खुशियों को कैसे सेलिब्रेट करें ये भी जानना महत्वपूर्ण हो जाता है। जी हाँ, किसी भी व्यक्ति के लिए उसका बर्थडे उसके लिए यादगार रहता है। और आज के इस दौर में लोग अलग अलग स्टाइल से अपना या अपने खास का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं। कुछ लोग पूरी रात बर्थडे पार्टी करते हैं, तो कुछ लोग ठीक रात 12 बजे केक काटते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, देर रात बर्थडे सेलिब्रेट करने से आपके फ्यूचर पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर आप भी अपना या अपने किसी खास का बर्थडे सेलिब्रेट करने का प्लान कर रहे हैं, तो उससे पहले देखिए आज का हमारा ये खास कार्यक्रम, क्योंकि बर्थडे सेलिब्रेट करने से पहले आपको किन बातों का रखना है खास ख्याल, यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बताने वाले हैं। साथ ही अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120665241। तो आज हम बर्थडे, एनिवर्सरी या किसी खास मौके पर अगर आप केक काटते हैं तो उससे जुड़ी बेहद दिलचस्प और खास चर्चा कर रहे हैं। ऐसे में अगर आप भी अपने बर्थडे को अपने लिए शुभ बनाना चाहते हैं, तो अपने कमजोर ग्रहों को मजबूत करना चाहते हैं, अपनी सोई तकदीर को जगाना चाहते हैं, तो अपने बर्थडे पर करें कुछ खास उपाय। कौन से हैं वो उपाय, ये जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी देखिए, अगर जन्मदिन की बात की जाए तो इंतजार किया जाता है, खासतौर पर बच्चे बहुत उत्साहित होते हैं। लेकिन आप ये देखिए, युवा इनफैक्ट आजकल हर वर्ग के लोग केक जरूर काटते हैं। ऐसा लगता है ना कि रात को 12 बजे केक काटेंगे तभी एक वो सेलिब्रेशन पूरा होगा। ये एक आप देख सकते हैं, यूं कहे फैशन, ये कहीं ना कहीं अब लोगों की खुशियों का एक ये रीजन बन चुका है कि रात को ही सेलिब्रेट करते हैं बर्थडे। अब देखो, इसका ज्योतिषीय जवाब मैं देना चाहता हूं। जी पंडित जी। ज्योतिषी जवाब ये है कि जैसे जन्म कुंडली होती है, वैसे आदमी की एक वर्ष कुंडली होती है। अच्छा, ठीक है। जन्म कुंडली जैसे होती है, वैसे आदमी की वर्ष कुंडली होती है। मतलब एक साल का पूरा लेखा जोखा। जी जी। तो आप जब पैदा हुए हैं, सूर्य जितने राशि, जितने अंश, जितने कला, जितने विकला पर आपके जन्म काल में रहा है, उतने राशि, उतने अंश, उतने कला, उतने विकला पर उस साल जब सूर्य होगा, तो उसी समय को लग्न मान करके और ग्रहों की तात्कालिक स्थिति को देखते हुए वर्ष कुंडली बनती है। जी ठीक है। और वही होता है जन्मदिन मनाने का सही समय। अच्छा, ठीक है। अब लोग मतलब कि अपने मन से मनमाना आचरण करके कि तारीख की शुरुआत रात 12 बजे से होती है, इसलिए 12 बजे मनाना शुरू कर दिए हैं। ये मनमानी आचरण है। हकीकत ये है कि अगर आप किसी ज्योतिषी से ये पूछें कि मेरा जो वर्षफल बन रहा है, वर्ष कुंडली बन रही है, वो कितने बजे की बन रही है, जैसे मान लीजिए आप 4 बजे शाम को पैदा हुए हैं, तो आपकी कितने बजे की वर्ष कुंडली बन रही है। अच्छा। हो सकता है आपकी 6 बजे की बन जाए, हो सकता है आपकी 1 घंटे पहले की बन जाए, हो सकता है आपका आधा घंटे पहले की बन जाए, 2 घंटे पहले की बन जाए। वर्ष कुंडली कैसी बनती है, जी जी। उसी हिसाब से हमें अगर जन्म दिन मनाना चाहिए तो मनाना चाहिए। अगर ये भी आप नहीं कर सकते हैं, तो हमारे यहाँ जन्मदिन वाले दिन सुबह, सनातनी बात कर रहा हूँ,
जल्दी सुबह जल्दी उठ करके उगते हुए सूरज का दर्शन करना चाहिए। स्नान करके सूर्य को अर्घ देना चाहिए। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। क्योंकि भगवान सूर्य देव जो है ये सृष्टि के आधार देवता हैं। बिना सूर्य देव के आप सृष्टि की कल्पना ही नहीं कर सकते। तो सुबह सुबह सभी को चाहिए सफेद कपड़े पहनकर, महिलाओं को नहीं कह रहा हूं, पुरुषों को, महिलाएं अपने मनपसंद के कपड़े पहन करके, काले नीले छोड़ करके, सुबह सफेद कपड़े पहन करके या अपने रुचि के अनुसार कपड़े पहन करके, लेकिन काले नीले छोड़ करके, और नहाने से पहले अपने शरीर पर हल्का सा सरसों के तेल का मालिश करके गुनगुने पानी से स्नान करें। स्नान करने के बाद कोशिश करें कि नया कपड़ा पहने। पहले वो कपड़ा जो आप पहनना चाहते हैं ना, वो ले जा करके भगवान को दिखाएं कि हे प्रभु, ये वस्त्र आपको समर्पित है और आपका ये वस्त्र स्वीकार किया हुआ, अब मैं इसे धारण करूंगा। तो आप उसके बाद कपड़े पहन लीजिए। अगर आप महिला हैं और कोई नया वस्त्र पहनना चाहती हैं, घर में कोई छोटी कन्या है, तो पहले उसके सर पे वो कपड़ा रख दीजिए, उसके बाद आप पहन लीजिए। अगर आप पुरुष हैं तो आप प्रभु श्री राम के चरणों में वस्त्र समर्पित करके उसके बाद आप धारण कर लीजिए। और अपने जन्मदिन पर अपना जो मुख्य ग्रह है, जो आपके शरीर भाव का स्वामी है या भाग्य भाव का स्वामी है या पंचम भाव का स्वामी है, उसके अनुसार आप पूजा पाठ कुछ कर लीजिए। खाली पेट अपने इष्ट देव की उपासना कर लीजिए। अपने बड़ों से अपने मुख्य ग्रह के रंग के कपड़े, अगर आप कम उम्र के हैं और आप अभिभावकों के अधीन हैं, तो आप कोशिश करें कि आपके माता पिता आपको वही वस्त्र दें जो आपके मुख्य ग्रह से संबंधित हो, वो वस्त्र आप धारण करें। अपने जन्मदिन वाले दिन अपने पुराने कपड़े आप किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं, लेकिन फटे हुए कपड़े नहीं देने चाहिए। मार्केश की अगर दशा चल रही है, ये मार्केश ज्योतिष में दूसरे और सातवें भाव के स्वामी को मार्केश कहते हैं, जो मृत्यु तुल्य कष्ट देता है, जो आदमी को मौत के नजदीक तक पहुंचा देता है, इसको कहते हैं मार्केश। जाया कुटुंबकाधीशौ मारकौ प्रकृतितौ। जन्म कुंडली में दूसरे और सातवें भाव का स्वामी मारक होता है। अगर वो दशा आपकी चल रही है, तब तो मैं कहूँगा कि आपको जन्मदिन पर सुबह सुबह ही किसी शिवालय में जाकर के विधिवत रुद्राभिषेक कराना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा आपकी सेहत भी खराब चल रही है जन्मदिन के अवसर पर, तब तो आपको एक और उपाय करना पड़ेगा। और ये उपाय कर लेंगे तो मेरी गारंटी है कुछ ही दिन से आप ठीक हो जाएंगे। वो उपाय ये है कि पहले से एक दिन पहले से ही आप 1003 पत्ती वाले बेलपत्र की व्यवस्था करिए, और 3 पत्ती वाले बेलपत्र की व्यवस्था करके उसको अच्छे से धो करके और परिवार के साथ शुद्धता से बैठ करके हर पत्ते पर राम राम लिखिए। अष्टगंध को घोल करके रख दीजिए और चमेली की कलम से तीनों पत्तियों पर राम राम लिखिए। तीनों पत्तियों पर राम राम लिखिए और एक थाली में सारा बेलपत्र इकट्ठा कर लीजिए। उसके बाद चंदन का इत्र बेलपत्र पर छिड़क करके और उसमें चंदन का इत्र डाल दीजिए। और उसके बाद जब रुद्राभिषेक कर लीजिए तो शिव सहस्र नामावली से एक एक बेलपत्र जो है शिवलिंग पर चढ़ाते जाइए और जलाभिषेक करते रहिए। कोई जलाभिषेक करे और आप जो है शिवलिंग पर ये बेलपत्र अर्पित करते जाइए। 1000 बेलपत्र राम राम लिखा हुआ अगर आपने अर्पित कर दिया तो गारंटी के साथ चाहे जितना गंभीर रोग होगा उसमें आपको राहत मिलेगी और 4 आने की दवा भी आपके लिए रामबाण जैसे काम करेगी। क्यों? सकल अमंगल मेटन हारी, भाभ्यु मेटि सकहि त्रिपुरारी। अगर भगवान शिव का पूरा महात्म न हो
तो लोगों का धर्म पर से आस्था उठ जाएगी। आज भी भगवान शिव धर्म पर सबकी आस्था बनाए हुए हैं। मरणासन्न व्यक्ति को अगर महामृत्युंजय बचाता है तो रुद्राभिषेक भी बड़ी से बड़ी विपत्तियों से बाहर निकालता है। शायद ही किसी का दुर्भाग्य होगा जो महामृत्युंजय और रुद्राभिषेक कराने के बाद भी दुखी हो, तो उसका बहुत बुरा प्रारब्ध होगा। लेकिन अगर जीवन नहीं मिल सकता है तो कष्ट कम जरूर हो जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर रुद्राभिषेक नहीं करा सकते हैं तो नदी में एक नारियल प्रवाहित कर दीजिए, नहीं तो एक लोटा जल और 3 पत्ती वाले बेलपत्र तो चढ़ा सकते हैं ना, इतना तो कर लीजिए। अपने जन्मदिन पर घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान जरूर कराना चाहिए, जैसे 4 लोगों को बुला लीजिए और खूब बढ़िया साज बाज के साथ सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए, भगवती का जागरण कर लीजिए। नहीं कुछ करवा सकते हैं तो एक पंडित जी को बुलाकर सत्यनारायण भगवान की कथा सुन लीजिए। किसी विद्वान ब्राह्मण से अपने दाहिने हाथ पर अगर पुरुष हैं और स्त्री हैं तो बाएं हाथ पर कलावा बंधवा लीजिए। माथे पर अपने तिलक और अक्षत लगवा लीजिए। भगवान को जो प्रसाद आपने चढ़ाया हुआ है वो लोगों में बांट दीजिए। बड़े लोगों से आशीर्वाद लीजिए। और एक चीज बताता हूं जो जरूर करिए, अगर आप कमाते हैं और थोड़ा सा भी आपका बजट ठीक ठाक है तो आप अपने जन्मदिन पर एक भंडारा कर दीजिए जिसमें 150 लोग प्रसाद पा जाएं। किसी मंदिर में या किसी धर्म स्थान पे एक भंडारे का आयोजन कर दीजिए, उसमें विनम्र होकर के सबकी सेवा कर दीजिए। किसी गौशाले में जाकर के 150 गायों के हरे चारे की व्यवस्था कर दीजिए। किसी अंध विद्यालय में जाकर के वहां विद्यार्थियों के भोजन वस्त्र की व्यवस्था कर दीजिए। मतलब कुछ ऐसा करिए जिससे जीवों का लाभ हो। बर्थडे का मतलब ये नहीं होता कि आपने केक लिया, उस पर अपना नाम लिखवा दिया, मोमबत्तियां जला दी, मुंह से फूंक दिया, चक्कू से काट दिया और केक मुंह में डाल लिया। ये पश्चिमी सभ्यता है, ये हमारी सभ्यता नहीं है। केक आप काटिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन नाम उस पर क्यों लिखवाते हो? नाम सबको अपना बढ़ाना होता है और आप अपना नाम अपने से ही काट रहे हो, ये उचित नहीं है। आप केक काटो, मैं बेशक केक काटने में केक को एक मिठाई समझ लो, केक मत समझो, मिठाई समझ लो। मिठाई को काट के ही खाया जाता है, चलो ठीक है, यहां तक सही है। लेकिन मोमबत्ती बुझाना, फिर मतलब नाम लिखकर उसको काटना, ये कितना अनर्थ है, ये कितना गलत है। ये पाश्चात्य संस्कृति कैसे घुस रही है हमारे जीवन में। अगर बच सके तो इससे बचें, ना बच सके तो प्रभु मालिक हैं। क्योंकि अब तो सारी चीजों का पश्चिमी अनुकरण हो रहा है। पश्चिम के लोग आकर के वृंदावन में, काशी में, अंग्रेज आकर के धोती कुर्ता पहन करके और अपने माथे पर त्रिपुंड लगा करके और हरे राम 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 हरे हरे कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे कर रहे हैं। और हम जो है अपने परिवेश से तो दूर हुए ही हैं, अपना परिवेश तो धारण ही नहीं कर सकते हैं, उसमें तो हम बहुत बैकवर्ड हो जाएंगे। अगर हम पुरुष हैं धोती कुर्ता पहन लेंगे तो हम तो बहुत बैकवर्ड हो जाएंगे। अगर हम महिला हैं साड़ी पहन लेंगे तो इसमें तो हमारी बात छोटी हो जाएगी। तो चलिए परिवेश की भी बात छोड़ दीजिए, लेकिन कम से कम आप अपने सनातन के मूल सिद्धांतों से तो जुड़े रहिए। हमारे यहाँ नाम काटना बहुत बुरी बात मानी गई है, और वो भी लोहे के हथियार से। एक बार कलम से नाम लिख करके काट दिया जाए तो कुछ हद तक चलो चल भी जाएगा, लेकिन लोहे की चाकू से नाम काटा जा रहा है, कितना अनर्थ है। मैं तो कम से कम और दुनिया को तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन अपने दर्शकों से कह सकता हूं कि देखो भाई, 12 बजे रात केक काटने की प्रथा बंद करो। मध्य रात्रि ये निशाचरों का समय है। मध्य रात्रि में वैदिक मंत्र पढ़ना और किसी शुभ कार्य का शुभारंभ करना, ये मतलब कि हमारे शास्त्रों में विरुद्ध माना गया है।
इसलिए जो भी जन्मदिन का कार्यक्रम करना है अपने जन्म तारीख पर सूर्योदय के बाद करिए, पहली बात। दूसरी बात, केक को चाकू से मत काटिए। उस पे अगर नाम लिखा है तो, और नाम नहीं लिखा है तो खूब काटिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नाम लिखवाने से परहेज करिए, मोमबत्ती बुझाने से परहेज करिए। ये सब चीजें अगर आप मान लें, क्योंकि आपके नए साल की शुरुआत हो रही है। क्या आप चाहते हैं कि रात के अंधेरे में 12 बजे आपके जीवन की शुरुआत हो? क्या आप नहीं चाहते कि सूर्योदय के समय उगते हुए सूरज की तरह आपका आभा मंडल प्रकाशित हो और उस समय आपका जन्मदिन मनाया जाए? तो ध्यान दीजिए जो मैं कह रहा हूं। अगर आपको बात अनुचित लगे तो आपको जो अच्छा लग रहा है करिए, लेकिन अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो सनातन धर्म के अनुकूल जो बात कह रहा हूं, सूर्योदय के समय उठ करके अपने देवी देवताओं की पूजा उपासना करके, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर के, अपने बड़े लोगों का आशीर्वाद लेकर, अपने पराक्रम पुरुषार्थ और अपने आर्थिक स्थिति के अनुसार दान पुण्य करिए ना। कौन मना कर रहा है? जितना उत्साह से जो भी कार्य आप कर सकते हैं दान पुण्य का करिए, इसका आपको फल मिलेगा। पूरे साल आपको इसी तरह से वैभव मिलता रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, आज आप सबके लिए कालचक्र बेहद ही महत्वपूर्ण है। आगे भी पंडित जी और आपको इस सेलिब्रेशन से जुड़ी बहुत सारी खास बात बताएंगे और मुझे लगता है आप सबके लिए आज का कालचक्र बेहद महत्वपूर्ण है। आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं मेष राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। चलिए, मेष राशि के जातकों के लिए जान लीजिए कि शुक्र की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पूर्ण रूप से है और मंगल के ऊपर है, लग्न इसके ऊपर है। इसका मतलब अगर किसी प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, किसी संपत्ति में आप पैसा लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, आपके लिए एक अच्छा संकेत है। लेकिन कहना ये चाहूँगा कि देखिए, चंद्रमा की स्थिति को देखते हुए आज आलस्य मत करिए और समय की बर्बादी मत करिए और अपने वाणी पर नियंत्रण रखिए। अगर वाणी पर नियंत्रण नहीं करेंगे तो घर में भी कलेश होगा, बाहर भी कलेश होगा। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा। सावधानी से गाड़ी चलाइए और किसी बुजुर्ग को हो सके तो एक कंबल दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। तब जान लेते हैं वृषभ राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में बृहस्पति की भले ही स्थिति है, लेकिन शुक्र आपके भाग्य स्थान में है। अगर सलाह लेकर के सही सलाह लेंगे तो निश्चित रूप से आज आपका डिसीजन अच्छा होगा और इससे आपको धन लाभ मिलेगा। किसी मित्र के सहयोग से आपके काम में तेजी आ सकती है। अविवाहित हैं तो विवाह के लिए रिश्ता आ सकता है। खान पान पर अपने नियंत्रण रखिए, जरूरत से ज़्यादा व्यस्त न रहिए। किसी मंदिर में सेवा करिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, कुछ ही दिन में नया साल आने वाला है और मुझे लगता है कि हर कोई नए साल के लिए इंतजार भी करता है और ये जानना चाहता है कि कैसा रहेगा उसके लिए नया साल। और कालचक्र के दर्शकों को बता दें कि कालचक्र बेहद खास प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए लेकर आ रहा है। तो लगातार आप कालचक्र देखते रहिए, क्योंकि आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां नए साल के उपलक्ष्य में मिलेगी। नए साल में किसको मिलेंगे नए मौके? नए साल में किसको मिलेंगी नई चुनौतियां? नए साल में कौन लिखेगा नया भविष्य? काल चक्र में सुनाऊंगा मैं भविष्यवाणी 2025। 31 दिसंबर से सुबह 8:50 पर। तो देखिए, 31 दिसंबर से आप कालचक्र देखते रहिए, क्योंकि साल का अंत है
31 दिसंबर और आने वाले साल की बात की जाए 1 जनवरी को, वो भी बेहद खास प्रोग्राम पंडित जी ने बनाया है। और खास तौर पर उस दिन कालचक्र के दर्शकों के लिए पंडित जी बेहद खास जानकारी देंगे कि कैसे आने वाले साल में आप क्या करें जिससे आपका भविष्य और बेहतर और सुनहरा हो। तो लगातार मुझे लगता है कालचक्र के दर्शकों के लिए बेहद खास होने वाला है। नए साल पर आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी। चर्चा को अब आगे बढ़ा लेते हैं। अगर आप पर शनि का प्रकोप है, अगर आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, किस्मत ऐन वक्त पर साथ छोड़ देती है, तो अपने आने वाले वर्षते पर आपको कौन से आसान और अचूक उपाय करने चाहिए जिससे आपको हमेशा गुड लक मिलते रहेगा, ये जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, अगर आपका सप्तम भाव दूषित है, सप्तमेश पाप पीड़ित है, तो ऐसे में आप पर स्त्री ऋण होता है। तो अपने जन्मदिन पर आपको अपनी माँ या किसी माँ समान किसी महिला को वस्त्र और एक चांदी का सिक्का देना चाहिए। आपके अगर हर काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं तो अपने जन्मदिन पर नदी में एक पत्ते पर कपूर जला करके और नदी में उसे प्रवाहित करना चाहिए। अपने जन्मदिन से शुरू करते हुए 41 दिनों तक कौओं को रोटी डालनी चाहिए। हमारे यहाँ कुत्ता, कौआ, गाय और चींटी, ये 4 ऐसे जानवर हैं, 4 ऐसे मतलब कि जीव हैं जो सीधे हमारे पितरों को मुक्ति देने में सहायता करते हैं। अगर आप गाय को रोटी खिलाते हैं, अगर आप कुत्ते को रोटी खिलाते हैं, अगर आप कौवे को रोटी खिलाते हैं, अगर आप चींटियों के लिए आटा डालते हैं, तो आप विश्वास करिए आपके ऊपर किसी तरह का पितर दोष प्रभावी नहीं हो सकता। अगर ये नित्य की क्रिया में सनातन धर्म के आपके जुड़ी हुई क्रिया है तो आपके कुल के सारे पितर अच्छी गति को प्राप्त हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर माता पिता को अपने बच्चों से कोई सुख नहीं मिल रहा है तो उनको अपने जन्मदिन पर बकरी का दान किसी चरवाहे को करना चाहिए, जो चरवाहा बकरी को पाले, और बकरा नहीं बकरी, ताकि वो जा करके उसके घर में अपने वंश वृद्धि का विस्तार करे। माता पिता हर रोज सुबह फिटकिरी से पानी में घोल करके फिटकिरी के पानी से कुल्ला करें। अपने इष्ट देव को 43 दिन तक एक सुपारी रोज अर्पित करें। 43 दिनों के बाद उस सुपारी को किसी पवित्र नदी में प्रवाहित करें। अगर आप पर 7.5 या शनि की ढैया चल रही है, मान लीजिए आपकी कर्क राशि है या वृश्चिक राशि है या मकर कुंभ मीन राशि है, तो आप ढैया और 7.5 के प्रभाव में इस समय हैं। अगर आपका जन्मदिन 29 मार्च 2025 से पहले है तो आप प्रभाव में हैं। तो अपने जन्मदिन पर आपको छायादान कर लेना चाहिए। छायादान क्या है? जो पुराने दर्शक हैं उन्हें पता है, जो नए लोग हमसे जुड़े हैं उन्हें बताना चाहूँगा। एक स्टील की कटोरी में या लोहे की कढ़ाई में 1 पाव सरसों का तेल डालकर उसमें अपनी परछाई देख करके पात्र सहित सरसों का तेल किसी पात्र को अगर दान कर दिया जाए या शनि मंदिर में दे दिया जाए तो इसी को छाया दान कहते हैं। जो आप अपनी परछाई देखते हैं और उसके बाद दान करते हैं, इसी को छाया दान कहते हैं। अगर हो सके तो गौशाला में, अस्पताल में या नेत्रहीन लोगों को अन्न दान और कपड़े जरूर दान करना चाहिए। हम तो अपने सभी दर्शकों से कहते हैं कि कलयुग में अगर सबसे बड़ा पुण्य कार्य मेरी दृष्टि में है कुछ, तो गौ सेवा है। आप से अगर पूछा जाए कि आपके अगल बगल गौशाला कहाँ है, तो आप कहेंगे नहीं है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं है। आपने कभी पता ही नहीं लगाया है गौशाला है कहाँ। जिन खोजा तिन पाइयां, जिनको आप खोजिए उसी का पता पाएंगे। आपने कभी सोचा ही नहीं कि गौशाला भी मुझे पता लगाना चाहिए। और दुर्व्यसन के अड्डे पता होंगे लोगों को, लेकिन गौशाला कहाँ है पता नहीं है।
अगर आप मानसिकता बना लीजिए और खोजिए तो आपके घर के आसपास गौशाला मिल जाएगा। और अगर वहां जाकर के आप गायों की सेवा करें, और खासकर ऐसी गायों की जो दूध नहीं दे सकती, जो किसी कारण से लंगड़ी हो गई हैं, जो किसी कारण से अंधी हो गई हैं, या गाय के बछड़े को या सांड को निस्वार्थ अगर आप उन्हें चारे की व्यवस्था करेंगे, उनके खाने पीने की व्यवस्था करेंगे, तो आप विश्वास करिए, संत एकनाथ ने गधे को पानी पिला दिया था, शिव जी को चढ़ने वाला जल, और वहीं शिव जी प्रकट हो गए थे। हर जीव में प्रभु हैं। जब तक आपके दृष्टि में ये नहीं आएगा कि हर जीव में प्रभु हैं, तब तक मंदिर में जाकर के चाहे जितना पूजा कर लीजिए, आपकी पूजा ऐसी है जैसे राख में कोई हवन करता है और कोई मतलब नहीं निकलता है, वैसे ही पूजा का मतलब है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भगवान कपिल देव ने कहा है, श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा है, 3 स्कंध में कहा है, 29वें अध्याय में कहा है, अपनी माता देवहूति से। तो यदि आप भी सभी जीवों में प्रभु को मान करके उनकी सेवा करेंगे, तो मैं दावे के साथ कहता हूं, आप अभाव से बाहर निकलेंगे, आपका दुर्भाग्य समाप्त होगा, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, और आपकी आयु, विद्या, यश और बल में वृद्धि होगी। अपने जन्मदिन पर पेड़ पौधे लगाइए। जैसे जैसे आपके लगाए पेड़ पौधे बड़े होंगे, वैसे वैसे आपका भाग्योदय बढ़ेगा। अनाथाश्रम या वृद्धाश्रम में अन्न और फल का दान करिए। ऐसा करने से मां अन्नपूर्णा की कृपा आप पर रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तब जान लेते हैं मिथुन राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। मिथुन राशि के जातकों का ग्रह गोचर मुझे आज ठीक दिखाई दे रहा है। ऐसे में मैं ये कहना चाहूँगा कि खुद के दम पर आज आप पैसा कमा पाएंगे। कार्य क्षेत्र में सफलता मिलने की संभावना है। अपने अहंकार को रिश्तों के बीच में ना आने दें, आंखों में तकलीफ हो सकती है। किसी से द्वेष करना भारी पड़ सकता है। आज पीले चंदन का माथे पर तिलक करें। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले अब जान लेते हैं कर्क राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में नीच का मंगल है। अभी भी शनि की ढैया आपके ऊपर चल रही है। आप दूसरों को दिखाने के लिए या अपना मतलब कि धाक जमाने के लिए, रोब जमाने के लिए ज्यादा खर्चा मत करिए, इससे कुछ होने वाला नहीं है। कार्य क्षेत्र में परिस्थिति आपके पक्ष में रहेगी। अपनों से मेल जोल बढ़ेगा। अपनी सेहत के लिए थोड़ा समय निकालिए। बहुत सोच समझ करके फैसला लीजिए। जरूरतमंद लोगों को गर्म कपड़े दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 1 है। शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। अपने या अपने किसी खास के बर्थडे को यादगार बनाने की ख्वाहिश हर कोई रखता है, लेकिन इसके चक्कर में कई बार हम ऐसी भूल कर जाते हैं जिसका परिणाम हमको जीवन भर भुगतना होता है। ऐसे में आपको किस तरह से अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहिए, इस पर खास जानकारी दे रहे हैं आज पंडित सुरेश पांडे जी। तो चलिए अब इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए पंडित जी से ही जानते हैं कि बर्थडे से जुड़ी वो खास बातें जिन पर हमें गौर करना चाहिए, ये समझते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, पहली बात तो अपने जन्मदिन पर नाखून नहीं काटना चाहिए। अपने जन्मदिन पर, या मैं तो कहूँगा कि अपने दर्शकों से कभी जीवन में कभी मांसाहार नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से रोग और विवादों का सामना करना पड़ता है। अपने जन्मदिन पर किसी साधु या भिक्षुक का अपमान नहीं करना चाहिए, बल्कि सम्मान करना चाहिए। कोई आपके दरवाजे पर आए तो उसे खाली हाथ न भेजें। जन्मदिन पर किसी भी प्रकार के एडिक्शन और नशा के बुरे प्रभाव से बचिए। जन्मदिन की पार्टी मनाने के चक्कर में शराब मत पी लीजिए, नशा मत कर लीजिए।
कि अरे आज तो एंजॉय करने का दिन है, तो एंजॉय का मतलब नशा करना ही नहीं होता है। और जन्मदिन पर किसी से भी लड़ाई झगड़ा न करिए। अपने जन्मदिन पर गर्म पानी, गुनगुने पानी से स्नान करिए। अपने जन्मदिन पर पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करिए। अपने जन्मदिन पर वो जो मोमबत्ती आप बुझाते हैं ना, ये बुझाना बंद कर दीजिए। निश्चित रूप से अगर आप मेरा कहना मानेंगे तो आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आएगा, क्योंकि जब हमारा चिंतन बदलता है तभी हमारा जीवन बदलता है। बाहरी उपायों से अगर आप कहें कि जीवन बदल जाए तो नहीं बदलता है। जब हमारी सोच बदलती है, जब हमारा दृष्टिकोण बदलता है, जब हमारा चिंतन बदलता है, तब जीवन बदलता है। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तब जान लेते हैं सिंह राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। चलिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके तृतीय भाव में चंद्रमा, चतुर्थ में बुध, पंचम में सूर्य और छठे भाव में शुक्र और सातवें भाव में शनि, एक क्रम से सारे ग्रह बैठे हुए हैं। तो पैसों से जुड़ी कानूनी मामलों में आपको सफलता मिल जाएगी समय पर, लेकिन काम पूरा आप नहीं कर पाएंगे। आपके अपने ही आपसे संतुष्ट नहीं दिखेंगे। भागदौड़ और जिम्मेदारियों के कारण सेहत पर असर पड़ेगा। किसी की बातों में ना आए। गाय को रोटी और गुड़ खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। अब जान लेते हैं कन्या राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में केतु की स्थिति है, आपको भी पता है, और आपके व्यय भाव का स्वामी सूर्य है। थोड़ा बचत करने में तो मुश्किल हो रही है। सभी आपसे प्रभावित होंगे, सफलता भी आपको मिलेगी, प्यार और मेल जोल बढ़ेगा। आज सेहत का साथ मिलेगा। दूसरों पर हावी होने की कोशिश न करें। किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराएं। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो काल चक्र के दर्शकों को एक बार मैं फिर से बता दूं कि 31 दिसंबर से काल चक्र देखना आप ना भूलें, क्योंकि आपके लिए बेहद खास जानकारी होगी उस खास प्रोग्राम में। साल बदलते ही क्या बदलेगी आपकी तकदीर? साल बदलते ही क्या बदलेंगे आपके सितारे? काल चक्र में जानिए मेरी जुबानी 2025 की भविष्यवाणी। 31 दिसंबर से लगातार सुबह 8:50 पर। तो आजकल बढ़ते पर रात 12 बजे केक काटना, कॉकटेल पार्टी करना, लाउड म्यूजिक बजाना फैशन सा बन गया है। और इस तरह से किया गया बर्थडे सेलिब्रेशन हमारे फ्यूचर पर क्या असर डालता है, इसके बारे में पंडित जी से ही जानते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, रात 12 बजे से 3 बजे के बीच का समय जो है निशीथ काल माना जाता है। आजकल ज़्यादातर लोग रात 12 बजे यानी निशीथ काल में जन्मदिन या सालगिरह मनाना शुरू कर रहे हैं। ये ट्रेंड ज़्यादा नहीं, 10-5 साल से चला है, जबकि इसे हमारे शास्त्रों में प्रेतकाल कहा गया है। शास्त्रों के अनुसार रात 12 बजे से 3 बजे के बीच में निगेटिव एनर्जी ज़्यादा होती है और बुरी शक्तियां प्रभावित करती हैं। रात 12 बजे से 3 बजे के बीच जन्मदिन या सालगिरह का केक काटने से हमारे जीवन पर बुरी शक्तियों का प्रभाव बढ़ने लगता है। लोग जन्मदिन की पार्टी में मदिरा और मांस का सेवन करते हैं। ऐसा करने से निगेटिव एनर्जी बढ़ती है, जिसका बुरा असर हमारी सेहत पर और हमारे परिवार पर पड़ता है। नेगेटिव एनर्जी बढ़ने से हमारा सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है। साल के कुछ दिनों को छोड़ करके, जैसे दीपावली, नवरात्रि, जन्माष्टमी, शिवरात्रि पर निशीथ काल या महानिशीथ काल बनकर शुभ प्रभाव देता है। लेकिन
अन्य समय में मध्य रात्रि दोषी ही मानी जाती है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं सेलिब्रेशन को लेकर, खुशियों को लेकर, लेकिन रात की शादी की बात की जाए, कई बार मुहूर्त निकलता है और अक्सर अब देखा जाता है कि रात में शादियां होती, तो क्या वो सही है, वो शुभ माना जाता है? देखो, इसके पीछे मैं बताऊं लॉजिक क्या है। जी पंडित जी। कि रात में शादी करने का सनातन धर्म में विधान नहीं है। अच्छा। क्योंकि रात में वैदिक मंत्रों का उच्चारण नहीं होना चाहिए और सारे वैदिक मंत्र ही विवाह में बोले जाते हैं और रात में बोले जाते हैं। हाँ। जब हमारे देश पर मुगलों का आक्रांत था, मुगल आक्रांता आए थे, तो उस समय हमारी जो लड़कियां जिनके मांग में सिंदूर नहीं होता था, उन्हें जबरदस्ती बलात् अपहृत कर लेते थे। इसलिए हमारे समाज में पहले पर्दा प्रथा नहीं थी। तो हमारे यहाँ पर्दा प्रथा मुगलों के आने के बाद हुई। घूंघट जो महिलाएं करने लगी, ये मुगलों के आने के बाद हुई। और उसके बाद मुगलों के डर से लोग गांवों में छिप छिपा करके रात में शादियां करते थे, ताकि उसका ढिढोरा न पीटे और कोई अटैक ना हो। समझ रही हो? जी जी। अब ये एक तरह से चलन में बन गया है। लेकिन हकीकत ये है कि साफ साफ लिखा हुआ है कि रात्रि के समय, मध्य रात्रि में वैदिक मंत्रों का उच्चारण नहीं होना चाहिए। रात के समय वैदिक ऋचाएं नहीं बोली जानी चाहिए। लेकिन विवाह में वैदिक ऋचाएं बोली जाती हैं। सारी वैदिक ऋचाएं बोली जाती हैं। अगर शास्त्र के दृष्टि से माना जाए तो ये अशुद्ध है। शुद्ध ये है कि विवाह दिन में होना चाहिए। विवाह दिन में होना चाहिए, रात्रि में नहीं होना चाहिए। लेकिन अब लोगों का ट्रेंड बन गया है रात में विवाह करने का। तो यद्यप शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम। देश काल और परिस्थिति के हिसाब से अगर कोई आचरण किया जा रहा है तो उसको मान लिया जाता है। उस समय देश की परिस्थिति ऐसी थी। कुएं में मतलब कि गोमांस डाल दिया जाता था। अब उस कुएं के जितने लोग पानी पिएंगे सबका धर्म भ्रष्ट हो गया। इस तरह से मतलब कि तमाम प्रकार के ऐसे प्रताड़नाएं की जाती थी कि लोग भाग करके मतलब कि अपना जीवन बचाते थे, अपना धर्म बचाते थे। क्योंकि हम बहुत सहिष्णु है ना, हम तो चींटी को भी नहीं मार सकते ना। चींटी भी अगर पैर से दब जाए तो राम 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 कहते हैं ना। जी जी। तो फिर हम हिंसा कैसे कर सकते हैं? तो ऐसे में ये आपने सही प्रश्न पूछा है। लेकिन रात में विवाह करने का हमारा शास्त्र नहीं कहता है इजाजत। लेकिन चूंकि समाज में एक बात बन गई है, इसलिए लग्न का विचार करके, शुभ लग्न का विचार करके और विवाह कर लिया जाता है। लेकिन पंडित जी, आज मुझे लगता है, मुझे भी ये जानकारी नहीं थी और इसलिए मेरे जहन में ये सवाल उठ रहे थे। लेकिन मुझे लगता है आज दर्शकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, क्योंकि अगर विवाह की बात की जाए, बहुत बड़ा संयोग मिलता है, क्योंकि आपकी पूरी लाइफ डिपेंड होती है। मुझे लगता है जैसे आपने दर्शकों को अवेयर किया, मैं मतलब रिक्वेस्ट के तौर पर ही कह सकती हूँ, और ज्योतिष को भी अवेयर करना चाहिए, क्योंकि मुहूर्त निकालते हैं। तो अगर कोई जा रहा है, एक बार उन्हें अवेयर तो करना चाहिए, जैसे कि आपने हमारे दर्शकों को आज इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी है। नहीं, देखो ऐसा है, मैं आपको बता रहा हूं, मुहूर्त निकालते समय जो ज्योतिषी जी लोग होते हैं या जो पंडित जी लोग होते हैं, जी जी, वो जजमान के मन की बात रखने के लिए सब कुछ करते हैं। जी। और कुछ यजमान ऐसे होते हैं जो अपनी बात पंडित के मुंह में डाल देते हैं और वही बात कहलवाते हैं जो उन्हें प्रिय लगती है। लेकिन सच्ची बात, जो शास्त्र सम्मत बात है, जी जी, वो यही है कि विवाह रात में न होकर के दिन में होना चाहिए। जी, ठीक है। बिल्कुल। भार्या त्रिवर्ग करणम शुभ शील युक्ता शीलम शुभम भवति लग्नवसेन तस्या तस्माद विवाह समय परिचिंतते ही तन्निघ्नताम सुतगता पति पूर्ण धर्मा। मतलब ये कि लग्न का बहुत महत्व होता है विवाह में। जी पंडित जी। शुभ लग्न में और अच्छे ग्रह स्थिति में पाणी ग्रहण संस्कार होना चाहिए, सिंदूर दान होना चाहिए और फेरे होना चाहिए। एक शुभ समय में ही ये सब कार्य होना चाहिए। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि आज हमारे दर्शकों को बहुत ऐसी खास जानकारियां मिल रही है, तो लगातार हमारे साथ बने रहिए। पंडित जी आपको और बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां देंगी। और आज का काल चक्र अगर आपसे मिस हो गया है तो आप YouTube पर भी जाकर देख सकते हैं और अपने
आप कह सकते हैं रिश्तेदारों को, अपने साथियों को भी आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये आज जो जानकारी पंडित जी दे रहे हैं आपकी खुशियों से जुड़ा हुआ है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं तुला राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आप परिवार की सलाह लेकर अगर कोई काम करेंगे तो इससे आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। सकारात्मक सोचें और अपने काम पर ध्यान दें। दोस्तों या रिश्तेदारों से मुलाकात हो सकती है। ईर्ष्या और द्वेष से प्रभावित न हों। दूसरों की आलोचना में समय बर्बाद न करें। हनुमान जी को बेसन के लड्डू चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी से अब जानेंगे कि बर्थडे केक से जुड़ी वो खास जानकारी जिसके बारे में शायद हमारे दर्शक अनजान हैं और अक्सर बर्थडे पर वो ऐसी गलतियां कर देते हैं। क्या है बर्थडे केक से जुड़ी वो खास जानकारी, ये जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखो, अपने जन्मदिन पर अगर आप केक काटना चाहते हैं तो रात होने से पहले ही आप केक काट लें, सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में। केक पर मोमबत्ती आप लगाना चाहें तो लगा लें, लेकिन उसको बुझाएं नहीं अपने मुंह से। केक पर अपना नाम लिखवाएं, क्योंकि आपका नाम आपके यश को देता है, लेकिन नाम को काटें नहीं। केक पर नाम लिखा होता है जिसे हम खुद ही चाकू से काटते हैं और खा भी लेते हैं। कितना गलत है, सोच के देखिए। इसलिए नाम किसी ऐसे चीज पे लिखवाएं जिसको उखाड़ करके केक से अलग कर दें और तब आप केक काटें। अगर नाम पर आप चाकू चला रहे हैं तो मतलब आप अपने भविष्य पर चाकू चला रहे हैं, ये विश्वास करिए। वैसे आपकी जो मर्जी हो वो करिएगा, मैं तो केवल आग्रह कर सकता हूं, क्योंकि पश्चिमी सभ्यता बहुत बुरी तरह से हम लोगों के जीवन को प्रभावित कर रही है। रही बात मांस मदिरा के लिए, जो मैं मना करता हूं या कोई भी साधु संत, कोई भी महात्मा मना करता है, उसके पीछे कारण है कि जब कलयुग आया था तो राजा परीक्षित से उसने 5 स्थान मांगे थे। एक तो मांस खाने वाले के ऊपर, एक मदिरा पीने वाले के ऊपर, एक जुआ खेलने वाले के ऊपर, एक व्यभिचार करने वाले के ऊपर और एक सोना चोरी करने वाले के ऊपर। ये 5 जगहों पे कलयुग ने अपना वास माना था। तो जो मांस खाएगा, मदिरा का सेवन करेगा, जो जुआ खेलेगा, जो व्यभिचार करेगा और जो चोरी करेगा, उसको कलयुग कहीं न कहीं से दुखी करेगा और कलयुग सताएगा, जीवन को नष्ट भ्रष्ट करेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए मैं सब अपने दर्शकों से कहता हूं कि इन 5 बुराइयों से आप अपने को सदा सर्वदा से बचा लीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। तब जान लेते हैं वृश्चिक राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। वृश्चिक राशि के जातकों को कहूंगा कि आज लालच के चक्कर में ऑनलाइन फ्रॉड से आपको बचना चाहिए। आज कोई नया काम आप शुरू कर सकते हैं। जीवन साथी के साथ समय बिताएं, शारीरिक ऊर्जा बढ़ी रहेगी। अहंकार छोड़ें और अपनी गलती स्वीकारें। तांबे के गिलास में पानी पिएं। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए बादामी है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए बात कर लेते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल और कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। धनु राशि में सूर्य की स्थिति है, वैभव में बुध है। सोच समझकर पैसा लगाइएगा, नहीं तो नुकसान पक्का होगा। कारोबार और नौकरी में बड़ा रिस्क मत लीजिए। अपनों की बातों को दिल से मत लगाइए। सेहत और भाग्य दोनों साथ देगा। जरूरत से ज्यादा भावुकता अच्छी नहीं है। गणेश जी के मंदिर में बूंदी का लड्डू का भोग लगाइए। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब जान लेते हैं मकर राशि वालों के बारे में कि आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। मकर राशि में शुक्र की स्थिति है। चंद्रमा आपके आजीविका के स्थान में है। कोई करीबी आपकी आर्थिक मदद करेगा पक्का। ऑफिस पॉलिटिक्स से आप बचे रहिए। अपना समय और ऊर्जा दूसरों की मदद करने में अगर हो सकता है तो लगाइए। जरूरत से ज्यादा संवेदनशील मत बनिए। नकारात्मक विचारों से बचिए। गौशाला में चारा दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए बैगनी है।
जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए 2025 की शुरुआत होने वाली है और 2024 खत्म होने वाला है। तो पंडित जी से जानते, पंडित जी कालचक्र के दर्शकों के लिए क्या खास आप बताएंगे उस दिन? देखिए 2025 को लेकर के बहुत ढेर सारी अटकलें लोग लगा रहे हैं। मैंने ज्योतिषीय जो उत्तर होता है वो विश्व के लिए कैसा है, देश के लिए कैसा है, देश के नागरिकों के लिए कैसा है, आपके लिए कैसा है, इसी पर अपना मंतव्य प्रकट करने का प्रयास करूंगा। नए साल में किसको मिलेंगे नए मौके? नए साल में किसको मिलेंगी नई चुनौतियां? नए साल में कौन लिखेगा नया भविष्य? काल चक्र में सुनाऊंगा मैं भविष्यवाणी 2025। 31 दिसंबर से सुबह 8:50 पर। तो देखिए हर किसी की इच्छा होती है कि वो जाने कि आने वाला साल उनके लिए कैसा रहने वाला है। तो आप देखना ना भूलिए 31 दिसंबर से लगातार काल चक्र, क्योंकि पंडित जी आपको बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे और आपका भविष्य कैसा होगा, आपके ग्रह कैसे होंगे, ये सब कुछ आपको उस दिन पता चलेगा। तो अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों के बारे में और जानते हैं कि आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। मां या ननिहाल से कुंभ राशि के जातकों को धन लाभ का योग दिखाई दे रहा है। जिम्मेदारियों से आपको भागना नहीं चाहिए और विरोधियों से सतर्क रहिए। घर के माहौल में सकारात्मक बदलाव आएंगे। कमजोर सेहत और मन परेशान करेगा। छोटी छोटी बातों को दिल से ना लगाएं। पंछियों को अनाज डालें। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेते हैं मीन राशि वालों के बारे में कि आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। देखिए मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में भले ही राहु की स्थिति है, लेकिन आपके भाग्य स्थान में बुध और आजीविका स्थान में सूर्य और एकादश आय स्थान में शुक्र की स्थिति इस बात का संकेत कर रहा है कि जो व्यवसायी आपका पार्टनर होगा या साझीदार होगा, उसके माध्यम से, उसके डिसीजन से आपको धन लाभ होगा। जहां तक कामकाज की बात है तो हो सकता है कि आपका स्थान परिवर्तन हो। ज्यादा गुस्सा रिश्तों को बिगाड़ सकता है। स्किन से संबंधित कुछ समस्या हो सकती है। जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला मत लीजिए। भगवान गणेश की पूजा उपासना करिए। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए गोल्डन है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करते हैं आपके पूजा घर में रखी घंटी और आपकी किस्मत की। पूजा घर की घंटी कैसे हमारे वर्तमान और भविष्य दोनों पर अपना असर डालती है, और आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। जिस पूजा घर में घंटी रहती है वो घर हमेशा बुरी आत्मा और बुरी शक्तियों से बचा रहता है। अपने पूजा घर में सुबह और शाम घंटी जरूर बजाएं। इस समय कुछ सनातन द्रोही ज्योतिष का सहारा लेकर के लोगों से कहते हैं कि घर में दिया मत जलाओ, घर में घंटी मत बजाओ, घर में पूजा स्थान मत रखो, घर में ज्योति मत जगाओ, घर में दिया मत जलाओ, ये कहते हैं। और आप अगर सच्चे सनातनी हैं और सच्चे सनातनी का खून आपके शरीर में है तो गर्दन कट जाए लेकिन हम अपने धर्म से विमुख न हों। हम दिया जलाना न बंद करें, हम पूजा स्थान न हटाएं, हम घंटी और शंख घर में जरूर रखें, चाहे जितनी बड़ी विपदा आ जाए। जोरावर और फतेह बहादुर 2 बच्चे दीवारों में चुन दिए गए लेकिन उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। हम उस देश की परंपरा से लोग हैं। आज छोटे छोटे स्वार्थ में और इन सनातन द्रोहियों के कहने से हम अपने घर में पूजा स्थान हटा दे रहे हैं, दिया जलाना बंद कर दे रहे हैं, घंटी बजाना बंद कर दे रहे हैं, शंख बजाना बंद कर दे रहे हैं। यही है हमारा धर्म के प्रति समर्पण, यही है हमारा जीवन। सोच के देखिए, पूजा घर में घंटी बजाने से नेगेटिव एनर्जी खत्म होती है। पूजा घर में घंटी बजाने से रेडिएशन वाले कण कम हो जाते हैं और आपके आसपास सकारात्मक आभा मंडल का निर्माण होता है। पूजा घर में बजने वाली घंटी की आवाज मधुर होनी चाहिए।
घंटी बजाने से नीचे की ओर सकारात्मक ऊर्जा जाती है, जबकि शंख बजाने से आकाश की तरफ सकारात्मक ऊर्जा जाती है। इसलिए घंटी और शंख पूजा स्थान में दोनों होना चाहिए। और एक बात जानकारी के लिए कह दूं, स्त्री और पुरुष दोनों को शंख बजाना चाहिए। जो लोग ये कहते हैं कि महिलाओं को शंख नहीं बजाना चाहिए, मैं उनसे कहता हूं कि अपना दिमाग ठीक रखिए। अलिंगे अस्मद युष्मदी, ये शरीर पोशाक है, ना कोई स्त्री है ना कोई पुरुष है। ये शरीर पोशाक है, स्त्री पोशाक और पुरुष पोशाक, सब में एक ही परमात्मा एक ही रूप में भास रहा है। ये आध्यात्मिक बात है, इसलिए स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं। जिस सिंहासन पर याज्ञवल्क्य बैठते थे, उसी सिंहासन पर गार्गी भी बैठती थी। हमारे यहाँ स्त्रियों का किसी मामले में कुछ भी कम स्थान नहीं है। अगर विष्णु की पूजा होती है तो लक्ष्मी की भी पूजा होती है, अगर शिव की पूजा होती है तो पार्वती की भी पूजा होती है। बिना सीता के राम अधूरे हैं, बिना राधा के कृष्ण अधूरे हैं, बिना पार्वती के शिव अधूरे हैं। इसलिए स्त्री को कहीं अंडर एस्टिमेट करने का समाज में कोशिश न किया जाए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आज हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को आप अनुमति दीजिए। नमस्कार।